हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम इकोलॉजिकल फैक्टर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है और साथ ही साथ बीएससी और एमएससी में भी ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ। इसमें से 2 फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, ये सारे के सारे जो हैं बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है उनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जो कि प्लांट की स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन में शो होता है और साथ ही साथ प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई देता है। ठीक है, ये जो इफेक्ट हैं वो बायोटिक रिलेशनशिप्स के द्वारा जो है शो होते हैं, क्योंकि प्लांट जो है किसी कम्युनिटी में रहने के लिए अपने आप को वहां पर फिट करता है और इसके लिए उसके आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के लिए कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटीज भी होती हैं, कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज भी होती हैं और इन एक्टिविटीज के द्वारा ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ये सब जो है वो डिसाइड होता है। जो कि किस तरीके से होता है उसे आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। देखिए, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उन्हें हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स के साथ प्लांट्स की जो इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं, बेसिकली हम उन इंटर रिलेशनशिप्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। Second is interrelationship between plants and animals occupying the same area, and third one is interrelationship between soil microorganism and plants. तो इन तीनों कैटेगरीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती है। देखिए, एक कम्युनिटी के जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे को मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में एक दूसरे की को जो है अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पर रह रहे हैं और उन्हें जो है न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस न्यूट्रिशन के लिए वो वहाँ पर पाए जाने वाले दूसरे प्लांट से फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, ये किस किस चीज़ के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं? फूड, लाइट, वाटर, इसेंशियल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो है ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इस टाइप का जो कंपटीशन है जो कि एक सेम एरिया में रहने वाले डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है, उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और उसी तरीके से दूसरे प्लांट उस एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते, वो किसी और एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो बड़े ट्रीज होते हैं वहाँ वो क्या है कि जो सन की इंटेंसिटी है या जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको नीचे तक नहीं आने देते, सॉइल तक नहीं आने देते, तो उनके नीचे जो है छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये बिग ट्रीज जो हैं इन स्मॉल प्लांट्स की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये ना तो हाई टेम्परेचर को पहुंचने देते हैं और ना ही यहाँ पर जो है हाई विंड वेलोसिटी होती है। तो एक तरीके से ये यहाँ पर compete भी कर रहे हैं लाइट के लिए, लाइट को नीचे नहीं पहुंचने दे रहे, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ पर छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए ये सारे जो इफेक्ट हैं वो बेनिफिशियल भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं या इंटर रिलेशनशिप दिखाते हैं एक ही एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स में। लाइनास, एपीफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। लाइनास क्या होते हैं? एक तरह के वुडी प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो किसी दूसरी प्लांट का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है प्लांट की कैनोपी के टॉप तक पहुंच जाते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि ये वहां पर उस दूसरे प्लांट पर ग्रो तो हो रहे हैं लेकिन उससे पोषण नहीं लेते हैं और ये जो है डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। लाइनास के एग्जाम्पल हैं बहुनिया वहली, एंटाडा गिगास और टीनो स्पोरा।
दूसरे प्रकार का जो इंटर रिलेशनशिप है वो है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स भी दूसरे प्लांट पर ही रूटेड होते हैं, सॉइल में रूटेड नहीं होते, लेकिन ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये जो हैं जिस प्लांट को सपोर्ट करके ऊपर चढ़ रहे हैं या जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो हुए हैं उससे न्यूट्रिशन नहीं लेते, जैसे कि ऑर्किडेशियस मेंबर्स होते हैं, वांडा, मैनी मॉसेस और फर्न्स। ये जो है एपीफाइट्स के रूप में दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये जिस प्लांट पर रूटेड होते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेते हैं, जैसे कि सॉइल से जो है कोई नॉर्मल प्लांट लेता है, और अपना फूड जो है ये खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्किड्स जो हैं वो वाटर जो सैचुरेटेड होता है एनवायरनमेंट में उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपने काम में लेते हैं। इसके साथ ही साथ रेन और जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं उसे भी ये स्पेशल हैंगिंग रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। ये रूट जो है इनमें एक स्पेसिफिक वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, वेलामन कहते हैं, जो कि एक्सोडर्मिस के रूप में के बाहर पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट। पैरासाइट हम सभी जानते हैं कि ये भी दूसरे प्लांट के ऊपर ही सरवाइव करते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। ठीक है, यानी कि दूसरे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के ऊपर ये सरवाइव करते हैं और फूड जो है कंप्लीटली फूड के लिए उस ही प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनका सॉइल से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। इनके अंदर स्पेशल सकिंग रूट्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं, और ये हॉस्टोरिया जो हैं उस प्लांट के अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं जिसके ऊपर ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट जो हैं कई तरह के हो सकते हैं। टोटल पैरासाइट भी हो सकते हैं जो कि अपनी टोटल जो रिक्वायरमेंट है फूड, वाटर, मिनरल्स की वो पूरी की पूरी होस्ट प्लांट से ही लेते हैं। पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं जो सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए उस प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं, बाकी जो है अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अलग अलग प्लांट पार्ट के ऊपर भी ग्रो होते हैं और उसी के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। स्टेम पर ग्रो होते हैं स्टेम पैरासाइट, रूट पर ग्रो होते हैं तो इन्हें रूट पैरासाइट कहते हैं। देखिए, टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है कैसाइथा, लॉरेंथस और विस्कम। टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है बेलानोफोरा, ऑर्बेंकी, रैफ्लेसिया आदि। और पार्शियल रूट पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो है सेंटेलम एल्बम एंड स्ट्राइगा। तो इस तरीके के अलग अलग पैरासाइट जो हैं, ये रिलेशनशिप जो है प्लांट, होस्ट प्लांट और पैरासाइट के बीच में पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आती है वो होती है सिम्बायोटिक प्लांट्स, जो कि सिम्बायोसिस जो होता है वो जिन दो प्लांट्स के बीच में होता है वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो है इसमें एल्गी और फंजाई दोनों ही जो है रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एल्गी जो है इसमें फाइकोबायंट कहलाती है, जबकि फंजाई जो है वो यहाँ पर माइकोबायंट कहलाती हैं और ये एक साथ यहाँ पर रहते हैं। लाइकेन्स के बारे में डिटेल लेक्चर है मेरे चैनल पर, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एल्गा यानी कि जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफ होती है, अपना फूड सिंथेसाइज करती है और फंजाई को प्रोवाइड कराती है, और फंगल पार्टनर जो होता है वो उसके बदले में मॉइस्चर और मिनरल एलिमेंट जो है वो एल्गल पार्टनर को प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पर सरवाइव करते हैं। दूसरे प्रकार की जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक ही एरिया में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में पाई जाती है। ठीक है, किस तरीके से और कौन कौन सी इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं, ये बेनिफिशियल भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं, जैसे पॉलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, इंसेक्टिवेरस प्लांट्स, मेरेमेकोफिली, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। तो सबसे पहले जाने पॉलिनेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं। एनिमल्स जो हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, हनी बीज हो गई, ये जो है नेक्टर के लिए उस प्लांट के ऊपर आते हैं, वहाँ से जो है एक तरीके से अपना फूड लेते हैं और बदले में उनकी जो पॉलन्स हैं वो उनके ऊपर चिपक जाते हैं और उन पॉलन्स को वो दूसरे प्लांट तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे जो है कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉस
क्रॉस पॉलिनेशन ही इंसेक्ट के द्वारा पाया जाता है, जैसे आप साल्विया में देख सकते हैं, कैलोट्रोपिस में देख सकते हैं, फाइकस में देख सकते हैं, जो कि और इसके अलावा जो कंपोजिटी फैमिली के फ्लावर्स होते हैं उनमें देख सकते हैं। ये तो बात हुई इंसेक्ट्स की जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। कई बार जो एनिमल्स घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो भी जो है पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स के जितने भी ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर हेल्प करते हैं। बर्ड्स की बात लें तो बर्ड्स जब भी फ्रूट को खाती हैं तो क्या होता है कि उनकी चोंच पर उसके सीड जो हैं वो चिपक जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो किसी और फ्रूट को खाती है तो वो इस तरीके से जो है, या जब भी वो अपनी चोंच को साफ करती है तो बीज वहाँ पर गिर जाते हैं और इस तरीके से डिस्पर्सल हो जाता है। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं, इनमें एडेप्टेशन पाई जाती है डिस्पर्सल के लिए, जिसमें जो है कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं जो एनिमल्स के फर्स में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस तरीके से सभी एनिमल्स के जो ग्रुप हैं वो इस फ्रूट और सीड डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि बर्ड्स, कुछ तो चोंच के थ्रू कर दिया उन्होंने, कभी कभी क्या होता है कि बर्ड्स जो भी खा रही हैं वो उनकी गट के थ्रू जब बाहर निकलता है, उनके वेस्ट के थ्रू जब बाहर निकलता है तो कुछ सीड्स जो हैं उसके वहाँ पर पूरे के पूरे रह जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनका डिस्पर्सल हो जाता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि जब एनिमल उनको खाते हैं तो उनका जो हार्ड सीड कोट होता है वो एनिमल की गट में जाकर के सॉफ्ट हो जाता है, और जब वो एनिमल वेस्ट के साथ बाहर निकलता है तो वो बाहर आकर के जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से सभी एनिमल्स जो हैं इसके अंदर हेल्प करते हैं। इंसेक्टिवेरस प्लांट्स की बात करें तो इंसेक्टिवेरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ड्रोसेरा, जिसको सनड्यू कहते हैं, डायोनिया जिसे वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं, अट्रिकुलेरिया जिसे ब्लेडर वॉर्ट कहते हैं, नेपेंथिस यानी कि पिक्चर प्लांट, ये जो है ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इसीलिए जो है इनको इंसेक्टिवेरस प्लांट कहते हैं। इन प्लांट्स की लीव्स जो हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो जो है उन इंसेक्ट्स को पकड़ सके। इन लीव्स के अंदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो है उस एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं। उसके बाद है मैरेमेकोफिली, ये जो है एक ऐसी टर्म है जो ऐसे एसोसिएशन को दी जाती है जो चींटियों और ट्रीज के बीच में होता है, आंट्स और ट्रीज के बीच में होता है। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन है इसमें प्लांट को भी फायदा पहुंचता है और जो चींटियां हैं उसको भी फायदा पहुंचता है। इसमें क्या होता है, जो आंट्स हैं वो जो प्लांट्स की नेक्ट्रीज होती हैं उनको ईट करती हैं, और जो है उसके तने में जो भी खोखले स्थान होते हैं, जो भी पोर्स होते हैं, उनके अंदर वो सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो उनको शेल्टर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है। बदले में क्या करती हैं आंट्स जिस पेड़ के चारों तरफ होती है उसको दूसरे हर्बिवरस से बचाती है, दूसरे जो प्लांट्स हैं उनको वहां पर ग्रो नहीं होने देती क्योंकि उनको वो खा जाती है। तो इस तरीके का जो एसोसिएशनशिप होता है जो कि आंट्स और ट्रीज में पाया जाता है उसे हम मैरेमेकोफिली कहते हैं। और ये किन किन में पाया जाता है, अकेशिया, लीची, गुआवा और मैंगो में देखने को मिलता है। इसके बाद है ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। ग्रेजिंग जो है वो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स दोनों के द्वारा होती है। ये जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्लांट्स को और ग्रेजर्स को दोनों को ही हेल्प करता है। इसे हम पास्चर कहते हैं। जितने जो ऐसे एरियाज जहां पर ग्रेजिंग के लिए घास उगाई जाती है उन एरियाज को हम पास्चर कहते हैं। ठीक है, तो जब ग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है तभी वहां की वेजिटेशन जो है उसको नुकसान पहुंचता है। अगर एक लिमिट में वहां पर ग्रेजिंग हो रही है तो उसको नुकसान नहीं होता है। इंटेंस ग्रेजिंग से क्या होता है, इंटेंस ग्रेजिंग से उस पर्टिकुलर एरिया की जो वेजिटेशन है वो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, तो उस वजह से सॉइल प्रोटेक्टेड नहीं रह पाती, और जब भी बारिश आती है या बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो उसकी जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाता है। एरिड जोन्स जो होते हैं वहां पर अगर इंटेंस ग्रेजिंग हो जाए तो वो एरिया जो है वो डेजर्ट लाइक दिखने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहां की जो वेजिटेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वहां पर एक्सेस ग्रेजिंग के कारण हुआ है। ठीक है, तो ग्रेजिंग जो है वो नाइट्रोफिलस कम्युनिटीज जो हैं उनका इंट्रोडक्शन भी उन एरिया के अंदर करती है। रोडेंट्स जैसे कि रैट्स,
स्क्विरल्स, रैबिट, बर्ड्स, ये जो है स्टैंडिंग क्रॉप्स को खाते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही नुकसान पहुँचता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, खेतों में जब फसलें उगती हैं, क्रॉप्स जब ग्रो होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो उन्हें खाए ना, क्योंकि जब भी गेहूं में या किसी भी क्रॉप में फ्रूटिंग होती है तो बर्ड्स, रैट्स, रैबिट्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तीसरे टाइप की जो इंटर रिलेशनशिप है वो है जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के बीच में पाई जाती है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सॉइल सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं और इनकी जो एक्टिविटी है वो उस एरिया की वेजिटेशन को डिसाइड करती है। प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लांट्स जो हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, उनकी रूट, राइजोइड और राइजोम जो हैं वो यहाँ पर बेनिफिशियल हैं या हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और एनिमल्स के अंदर प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स और बरोइंग जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जो खोदने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है किसी फ्लोरा के डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन सी इंटर रिलेशनशिप सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के बीच में पाई जाती है? decay of dead organic matter, nitrogen fixation, production of growth promoting substances, mucilaginous secretions, plant diseases and aeration of the soil, mycorrhiza, antibiosis means biological antagonism and last one is influence of man on vegetation। देख लेते हैं। फर्स्ट जो है decay of dead organic matter। हमें पता है कि जब भी कोई प्लांट या एनिमल जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके पार्ट्स को डिके करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको ह्यूमस के रूप में या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसको हायर प्लांट्स यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम सभी जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने के लिए हायर प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम्स की रूट्स में पाए जाते हैं और जो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको प्लांट्स उसको इजीली यूज कर पाता है। राइजोबियम के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये जो हैं ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और हायर फंजाई, ये कुछ ऐसे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसके आसपास पाए जाने वाले प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज म्यूसिलेजिनस सेक्रेशन। एक बहुत सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपक कर लार्ज एग्रीगेट में बदल जाते हैं, जिससे कि उस सॉइल में उगे हुए हायर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज प्लांट डिजीज। कुछ सॉइल बॉर्न डिजीज हैं जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, जो कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा लॉस शो करती है और इसमें इन्फेक्शन एजेंट या पैथोजेंस जो हैं वो होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और निमेटोड्स। और कई बार जो है इनके एग्स या जो स्पोर्स हैं वो सॉइल में रहते हैं और नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉप ग्रो होती है तब वो अगेन जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वन इज एरेशन ऑफ द सॉइल। जो बरोइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकेइंग रूट्स को खोद खोद के निकालते रहते हैं, जिससे कि जो एयर है वो सॉइल में इंक्यूबेट होती रहती है और सॉइल का जो एरेशन है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। माइकोराइजा के बारे में हम सभी जानते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो फंगल और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर फंजाई या तो रूट के बाहर प्रेजेंट हो सकती है या रूट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। जब रूट के बाहर होती है तो उसको एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं और जब अंदर होती है तो उसको हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। एक्टोमाइकोराइजा जो है वो पाइनस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोसिस या बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म।
ये एंटीबायोसिस क्या होता है? एंटीबायोसिस जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे एंटीबायोटिक से ऐसे केमिकल्स को वहां पर रिलीज करता है जिससे कि दूसरा ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव नहीं कर पाता। इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस, जो कि आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उनको अफेक्ट करता है और उनको वहां पर सरवाइव नहीं करने देता। लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन वेजिटेशन। सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमंस की मेजर एक्टिविटीज हैं वो वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। देखिए ह्यूमन जो है वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ों के द्वारा प्लांट्स को अफेक्ट करता है। वो अपने नए घरों को बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को बनाने के लिए वहाँ से पेड़ों को हटा देता है, ठीक है, रोड्स निकालने से के लिए वहाँ पे पेड़ों को हटा देता है। तो इस तरीके से जो हो वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं उनसे जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं वो उनसे जब बाहर निकलते हैं वो वेस्ट जो हैं वो वाटर और सॉइल दोनों को ही पोल्यूट करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्लांट्स की ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं या ऐसी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, उसे जो है सप्रेस करती है। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि ह्यूमंस के द्वारा दूसरी जगह से किसी और जगह पर ले जाए गए, उससे भी प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ा। जैसे देखिए रैबिट्स का इंट्रोडक्शन जब ऑस्ट्रेलिया में किया गया तो वहाँ पर जो है वहाँ पर रहने वाले जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको बहुत ही लॉस हुआ। ये रैबिट जो हैं वो उस कंट्री के लार्ज एरिया को डिवास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये रैबिट्स पाए जा रहे हैं वहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें के डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। जब वेजिटेशन जल जाती है, बर्न्ट होती है, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जब फायर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है तो वहाँ की वेजिटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो ह्यूमस सॉइल के ऊपर पाया जा रहा है वो पार्ट भी जल जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। जो कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस के कंपाउंड हैं वो सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इजीली सॉइल से लीच आउट हो जाते हैं, जिससे अगेन सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉइल से बाहर निकल जाते हैं। जब फायर बहुत ज़्यादा ओवर होती है तो ऐसे एरियाज जो हैं वहाँ पर नाइट्रोजन रिक्वायरिंग प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, जैसे मार्किंशिया एंड फ्यूनेरिया। जब फायर लो इंटेंसिटी की होती है तो इससे कभी कभी सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीजन देखा गया है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है तो उससे सॉइल का पीएच बढ़ जाता है और सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। टेम्परेचर जो है ये भी वहाँ पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। फायर का जो इफेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। एपिलोबियम अंगुस्टिफोलियम जो है ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग जो है हमेशा ऐसे एरियाज में होती है जिसके आसपास फायर होती है, ठीक है। तो ये थे बायोटिक फैक्टर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से ह्यूमंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।